हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठ्यशाला। आज हम अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ये क्वेश्चंस आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इन सब क्वेश्चन को कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नीश इज़, नीश क्या है? आपको जैसे प्रोनाउंशिएट करवाया गया है, आपको जैसे सिखाया गया, आप उसे वैसे बोल सकते हो। ये जो लिखा है NICHE, इसको नीश कहते हैं और ये इकोसिस्टम से रिलेटेड है। अब देखते हैं ये क्या बताता है। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर को बताता है। जी नहीं, इसके लिए तो यूरीथर्मल और दूसरे तरह के टर्म्स रिलेट करते हैं, तो ये नहीं है आंसर। दूसरा है फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए तो हैबिटेट होता है कि जहाँ एक ऑर्गेनिज्म रहता है। दूसरा, ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट। जितने भी बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जैसे सॉइल, सनलाइट, इनके पर नीश इससे रिलेटेड नहीं है। फोर्थ वन इज़ फंक्शनल रोल। ये करेक्ट है, क्योंकि जो नीश होता है वो फंक्शनल रोल को रिप्रेजेंट करता है किसी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जैसे लॉइन हो गया स्पेशल, तो लॉइन का इकोसिस्टम में या ट्रॉफिक लेवल में क्या रोल है, क्या कार्य करता है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करने का काम करता है, तो उसकी एक अपनी भूमिका है। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना नीश कहलाता है। तो नीश हर एक ऑर्गेनिज्म का किसी खास इकोसिस्टम में फंक्शनल रोल रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा दे रखा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर का 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम। तो आपको बताना है किस प्रकार का पिरामिड बनाएगा। तो सबसे पहले आप यूनिट देख लीजिए। ग्राम वगैरह है, इसका मतलब वो बायोमास रिप्रेजेंट कर रहा है, वजन, यानी कि मास कितना है जो ऑर्गेनिजम्स का है। तो देखो, एक ट्रॉफिक लेवल पर एक तरह का पिरामिड बनता है। सबसे पहले जो होता है वो रहते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे ग्रीन ग्रासेस वगैरह हैं। फिर प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो होता है उनको फीड करने वाले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को भी कंज्यूम करता है वो होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इकोसिस्टम में बायोमास दे रखा है, आप उससे रिलेटेड पिरामिड बना दीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रोड्यूसर है तो 10 ग्राम बोला है, तो देख लीजिए 10 ग्राम की अमाउंट इतनी होती है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक बना दिया आपने एक लेवल, तो ये 10 ग्राम है जो कि प्रोड्यूसर्स को शो कर रहा है। फिर आता है 60 ग्राम। 60 ग्राम इससे बड़ा होता है, यानी कि थोड़ा इससे बड़ा है अमाउंट। तो 60 ग्राम हो गया प्राइमरी कंज्यूमर की वैल्यू। देन आता है 120 जो कि 60 से बड़ी है। तो देखो, आप नीचे से टच करते हुए ऊपर को ले जाओगे, इस प्रकार से देखोगे तो जो ये पिरामिड बन रहा है वो उल्टा पिरामिड है। और यहाँ पे वजन ग्राम में लिखा हुआ है, ग्राम की वैल्यू है। इसका मतलब समझ लीजिए ये बायोमास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर नंबर को रिप्रेजेंट करता तो कभी ग्राम नहीं शो करता। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड बता रहा है बायोमास का। इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो आपको मिल जाएगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जहाँ पे तालाब में छोटे छोटे ग्रीन प्लैंक्टन्स होते हैं, उनको फीड करता है जू प्लैंक्टन्स, जो कि ग्रीन प्लैंक्टन्स की तुलना में अधिक होते हैं। फिर जू प्लैंक्टन्स को फीड करता है जो छोटी छोटी फिशेस वगैरह होती हैं, उन फिशेस को भी फीड करने वाली होती है कार्निवोरस बर्ड्स, जिनका बायोमास सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बायोमास की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, इसलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। In stratosphere, which of the following elements act as a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen? जो ओजोन गैस होती है स्ट्रेटोस्फेयर में लगी हुई, जो गुड ओजोन होती है, उसको ब्रेक करने का, उसको तोड़ने का काम कौन करता है? तो देखिए, जो ओजोन होती है उसकी जो थिनिंग होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। तो CF2Cl2 क्या करता है, उसमें मौजूद जो क्लोरीन होता है वो ओजोन पर अटैक करता है और ओजोन में रिएक्शन करके O2 को और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, ओजोन की थिनिंग होने लगती है, ओजोन होल हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर Cl जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो देखिए, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट उन्हें कहते हैं। सबसे पहले प्राइमरी पॉल्यूटेंट समझ लेते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट उनको कहा जाता है जो डायरेक्टली किसी सोर्स से जन्म लेते हैं। जैसे कि आपने लकड़ी जला दी, तो लकड़ी जलाने पर जो जो गैस होगी वो डायरेक्टली क्या करेगी, इन्वायरमेंट में जाके हिट करेगी और पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो CO2, SO2 इस प्रकार की जो गैसेस होती हैं जो डायरेक्ट सोर्स से रिलीज होती हैं, वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का कार्य करती है। लेकिन यदि प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो दूसरे एटमॉस्फेरिक मटेरियल के साथ रिएक्शन करता है, तो तब जब रिएक्शन करने के उपरांत जब दूसरी तरह का पॉल्यूटेंट जन्म लेता है उसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। यानी कि पहले वो पॉल्यूटेंट नहीं था, लेकिन प्राइमरी पॉल्यूटेंट की रिएक्शन जब
दूसरे सब्सटेंसेस से होती है तब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आता है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो देखिए जो SO2 CO2 गैस होती है ये तो डायरेक्ट सोर्स से होती है, इसलिए ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी इनकम्प्लीट कंबस्शन से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, CO2 SO2 ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। जो ओजोन गैस है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। द टू फंक्शनल ग्रुप्स करेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर, शुगर यानी कि ग्लूकोज की बात चल रही है। तो इसमें आपको बताना है कौन से दो इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 12th का क्वेश्चन है, जिसमें कि कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बना दीजिए ग्लूकोज का। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ कार्बोनाइल रहता है H के साथ और दूसरी जगह पर यहाँ पर हाइड्रोक्साइल्स लगे हुए होते हैं। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा 4th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए कौन सी बात सही है वो आपको बतानी है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, जी नहीं। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंतर होता है, इसलिए से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये। तो ये बात भी रॉन्ग हो गई। लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइडिंग सेल में मौजूद होते हैं, ये भी रॉन्ग है। सही बात तो एक ही है जो लिखा है 4th, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस। ये RNA की फॉर्मेशन का एक मुख्य स्थान है जो आ जाएगा 4th वाला। स्टोमेटल मूवमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, देखिए नॉट पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। स्टोमेटल मूवमेंट किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होती है, तो O2 कंसनट्रेशन बिल्कुल होती है भाई, O2 पर डिपेंड करता है स्टोमेटा का मूवमेंट, तो ये तो डिपेंड करता है। लाइट पे भी डिपेंड करता है और CO2 पे भी डिपेंड करता है। CO2 और O2 पे तो वो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि उसी के अनुसार उसका मूवमेंट हो पाएगा। जिस पर डिपेंड नहीं करता वो है टेम्परेचर, कैसा भी टेम्परेचर हो उसका स्टोमेटल मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगेंस इज, वो स्टेज बतानी है जहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सी स्टेज है, वो होती है डिप्लोटाइनी। डिप्लोटाइनी स्टेज जो होती है उसमें जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि पैकेटीन में क्या होता है, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस, या इसके अलावा ये किसके पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड के, माइटोसिस के कितने पार्ट होते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोकैरियोट, इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। तो जो नॉस्टक होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स है। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स में आएगा। सेक्चुरोमाइसीज ये यीस्ट है, सेक्चुरोमाइसीज सेरेवेसी जो है वो यीस्ट यानी कि ग्रुप ऑफ फंजाई है जो कि यूकैरियोटिक होता है। तो भाई इसका आंसर तो तीसरा वाला हो जाएगा। एक बार नज़र हम ऑक्सीलेटरिया पर भी डाल देते हैं, ये एक तरह की एल्गी की फॉर्म है जो कि साइनोबैक्टीरिया में आती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अगर आज के क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।